हेलो 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 हेलो। सो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले, सबसे ज्यादा ट्रस्टेड, सबसे ज्यादा विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बोरासी। और कैसे हो सभी? तो कैसे हैं आप? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। चलो भाई, तो आ जाते हैं। कैसे हो सभी? कैसे हो सभी? कैसे हो सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यही लाइन तो सर आप हमेशा बोलते हो, कुछ नया बोलिए। तो अगर मेरी आवाज तुम तक अच्छे से आ रही है और मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं तो चैट सेक्शन में एटीपी लिख दो। हाँ, हाँ जी सर, बढ़िया सर, गुड इवनिंग सर। झकास। हैप्पी दिवाली। ओके, नमस्ते नमस्ते, मस्त 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 मस्त। लो वॉइस। अब कैसी आवाज है? हेलो हेलो हेलो। बहुत बढ़िया। तो सब बढ़िया है भाई? सब कुशल मंगल? बहुत शानदार। तो आज हम उड़ान हिंदी बैच में मिल रहे हैं। और बेसिकली आज का जो लेक्चर है, इसमें हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा लाइक प्यारा सा टॉपिक, विच इज लाइक लेक्चर नंबर 3 है भाई ना। लेक्चर नंबर 3 है, धातु एवं अधातु। इस चैप्टर को अपन कवर करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं इस लेक्चर की, अगर मैं बात करूं इस लेक्चर की, तो बेसिकली आज हम डील करने वाले हैं इसमें, आज हम डील करने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में, उसके पार्ट 2 की, है ना। लास्ट टाइम हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या होते हैं धातु के रासायनिक गुणधर्म। और लास्ट टाइम हमने एक तुम लोगों को बहुत प्यारी सी चीज सिखाई थी, जो थी क्रियाशीलता श्रेणी। याद है तुम लोगों को? हमने यही दिखाया था कि इस क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर, इस क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर ही कोई धातु जो होती है वो अभिक्रिया करती है। कोई बहुत अधिक अभिक्रियाशील था तो हमने देखा था कि वो तुरंत अभिक्रिया कर लेता, जैसे वायु से सोडियम पोटेशियम, रूम कमरे के तापमान पर ही अभिक्रिया कर लेते हैं। पर वही बात करें हम किसकी, हम थोड़ा और नीचे गए तो भाई लोहा और जो हमारा लाइक आयरन था वो इतने अच्छे से अभिक्रिया नहीं कर रहा था, है ना। सो यही मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें लोगों को चीजें सिखाई थी। क्रियाशीलता श्रेणी क्या थी, याद है? हाँ सर। के ना, सबसे ज्यादा कौन था? पोटेशियम। के ना, का, मग, फिर क्या था? अल, जन, पी, प्रभु, है, क्यों, फिर था एच जी, ए जी, ए यू। ये हमारी पास थी क्रियाशीलता श्रेणी। सबसे ज्यादा पोटेशियम सोडियम था, तो पोटेशियम सोडियम कमरे के तापमान पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले रहे थे। कैल्शियम मैग्नीशियम को हमें गर्म करना पड़ रहा था। एल्यूमिनियम जिंक को बहुत तेज गर्म करना पड़ रहा था। आयरन तो भाई आसानी से अभिक्रिया कर ही नहीं रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, उसको उसकी छीलन के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे? छीलन के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे। तो बेसिकली यही सारी चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। और हमने ये देखा था कॉपर तो भाई अभिक्रिया करता ही नहीं था। कॉपर सिर्फ अपनी सतह के ऊपर एक काले रंग की परत का निर्माण कर लेता था, जिसको हमने कॉपर ऑक्साइड कहा था। क्या कहा था? कॉपर ऑक्साइड कहा था। ठीक है साधना जी, हैप्पी बर्थडे। सो वॉइस लो है क्या? सब कुछ ठीक है? बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो ये जो चीज है ना, जिसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हम्म। चलो, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हम आते हैं कि आज के टॉपिक के ऊपर। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के पार्ट 2 के बारे में। फिर हम चर्चा करेंगे अधातु के रासायनिक गुणधर्म की। किसकी बात करेंगे हम? अधातु के रासायनिक गुणधर्म की। तो चलो भाई, वन बाय वन चलते हैं अपन बहुत शानदार तरीके से। सबसे पहले हम बात करेंगे धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो इसमें लिखना, जब धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है, अम्ल से अभिक्रिया करती है, तो वहां पर लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। एक चीज मैं समझ आ रहा हूं, जैसे कि जब भी कोई धातु, मान लो मेरे पास धातु है ना, वो किसी अम्ल से अभिक्रिया कर रही है। अब इसके अंदर कंडीशंस है, इसके अंदर कंडीशंस है। पहली चीज, वो जो धातु है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होना चाहिए।
हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होना चाहिए। तो वो धातु जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, वो जब अम्ल से अभिक्रिया करती है, किससे अभिक्रिया करती है? अम्ल से अभिक्रिया करती है, तो वो निर्माण करती है किसका? लवण का। किसका? लवण का। ठीक है, बहुत शानदार। किसका? लवण का। और साथ में हमारे पास निर्माण होता है किसका? बेसिकली हाइड्रोजन गैस का। किसका? हाइड्रोजन गैस का। तो यहां पर निर्माण होता है लवण का, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अब हम कुछ जाते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। तो मैं एक धातु ले रहा हूं Zn, जो है हमारी जिंक, है ना। मैं ले रहा हूं एक आयरन, जो है हमारी Fe, है ना। मैं कुछ धातुएं ले रहा हूं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इसकी अभिक्रिया करवा रहा हूं। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो, बहुत बढ़िया। इधर देखो, अब थोड़ा चैट सॉल्व करेंगे और अपन इधर आएंगे। तो जब मैं इसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवा रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl, और उसके ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए एक्वस। एक्वस मतलब जलीय। तो यहां पर तुम देखोगे, ये हमारा क्या है भाई? ये जिंक धातु है। क्या है? जिंक धातु है। क्या यह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है? हाँ। और ये हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों अभिक्रिया करते हैं। और अब देखो, अब किसका निर्माण करेंगे? अब किसका निर्माण करेंगे? तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पहली बात तो हमें एक चीज याद हो गई कि हाइड्रोजन गैस तो सर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। अब देखो, इस हाइड्रोजन गैस निकलनी है, इसको अपने को बैलेंस करना है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन, तो अपन यहाँ 2 का लेके मल्टीप्लाई कर दे, 2HCl हो गया। अब तुम्हें पता है जिंक के ऊपर +2 आवेश होता था। जिंक के ऊपर कौन सा आवेश होता था? +2। और एक Cl पर -1, तो +2, 2 इधर आता था, 1 इधर आता था, मतलब ZnCl2 बनता, जिंक क्लोराइड, है ना। फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? नहीं पता कैसे लिखा जाता तो याद कर लो, जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखा करते थे। तो जिंक क्लोराइड एक लवण बना, जो कि क्या है? एक्वस है, जलीय है। और साथ में क्या निकल गई? हाइड्रोजन गैस। क्या निकल गई? हाइड्रोजन गैस। बहुत शानदार। क्या निकल गई? हाइड्रोजन गैस। ये चीज हम लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये चीज हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलो आते हैं और आते हैं। मान लो मेरे पास आयरन है ना। मेरे पास क्या है? मेरे पास आयरन है, लोहा है। लोहा की मैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवा रहा हूं, HCl, ये भी एक्वस होगा। यहां पर भी 2HCl लेंगे। यहां पर क्या बनेगा? FeCl2। क्या बनेगा? FeCl2। और यहां पर भी कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, है ना। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, एक बहुत प्यारी सी चीज, इसको मैं बोलता हूं आयरन, इसको मैं बोलता हूं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो बना हमारे पास, क्या बना? आयरन क्लोराइड। क्या बना? आयरन क्लोराइड। और जो अगला है, अगला है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ये चीज के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया, ये चीज के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया। अच्छा, एक और रिएक्शन में लिख रहा हूं, अब देखो यहां से एक और चीज लिख रहा हूं कि भाई कॉपर ठोस है, यह अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, एक्वस, है ना। यहाँ 2HCl ले लो, क्या बन जाएगा भैया? कॉपर क्लोराइड CuCl2, एक्वस। और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, है ना। बताओ भाई, तुम ये दो रिएक्शंस को, है ना, यहां पर से अच्छे से लिख कर आना। ये दो रिएक्शंस तो बिल्कुल सही है। अच्छा, ये वाली रिएक्शन क्या सही है? ये वाली रिएक्शंस क्या सही है? तो ये वाली रिएक्शन क्या सही है? बताओ, क्या ये रिएक्शन सही है? तुम बोलोगे नहीं। क्या ये रिएक्शन है सही? तुम बोलोगे नहीं, तुम बोलोगे नहीं, बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। तो अब मैं, ठीक है, सही है, क्यों नहीं है सही? क्यों नहीं है सही? क्यों नहीं? अच्छा,
चैट सभी ऐसी ऑन है, क्यों नहीं है सही? क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि बैलेंस नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? कम क्रियाशील है, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो धातु होना चाहिए, अगर उसको हाइड्रोजन को विस्थापित करना है तो वो अधिक क्रियाशील होना चाहिए। जिंक भी हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है तो उसने उसको हटा दिया। आयरन भी हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है तो उसने उसको हटा दिया। लेकिन कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील नहीं है। यहां पर तुम क्या बोल सकते हो? यहां पर ये बोल सकते हो, यहां पर ये बोल सकते हो, है ना? यहां पर ये चीज बोल सकते हैं हम कि सर जो जिंक है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। यहां पर जो आयरन है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। लेकिन यहां पर जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील नहीं है। यही कारण है कि यह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कॉपर क्यों अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता, या फिर कॉपर जब अम्लों से अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन क्यों नहीं रिलीज करता? रीजन क्या है? ये रीजन क्या है? ये है। समझ में आया? बहुत शानदार यार, बहुत शानदार। तुम तो बहुत समझदार हो यार, है ना? तुम तो बहुत समझदार हो। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई अब सिंपल सी चीज सुनो, अगला देखते हैं। धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो धातु ले लो भाई, मैंने ला लिया, मान लो Zn ले लिया ठोस, इसके साथ मैंने ले लिया H2SO4, है ना? ये कौन सा ले लिया मैंने? एक्वस। बताओ जिंक क्या कर देगा भैया? भाई हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। क्या बना लेगा भैया? जिंक सल्फेट बना लेगा, है ना? अच्छा, ये हमारा क्या हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। वो भी कैसा वाला? तनु। कैसा होगा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, जब दोनों ये रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं किसका? ये फॉर्मेशन करते हैं ZnSO4 का, एक्वस, विच इज जिंक सल्फेट। और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस, वो है हमारी H2 गैस। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, है ना? तो ये भी कहानी जो है वो हम लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या इसके जगह पे और भी हमारे क्या हो सकते हैं? क्या कोई रिएक्शंस हो सकती है? बिल्कुल। अच्छा, क्या मैंने सिर्फ ZnSO4 क्यों लिख दिया? क्योंकि बेटा एक Zn के ऊपर +2 होता है और एक SO4 पे -2, तो अपन ZnSO4 को डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना? इनके आवेश बिल्कुल इक्वल होते हैं। शुरू के लेक्चर्स देखे हो तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो अब मैं फिर से चैट्स ऑफ करूंगा, है ना? क्या और भी रिएक्शंस हो सकती हैं? और भी रिएक्शंस हो सकती है, ढेर सारी हो सकती है, एन नंबर ऑफ रिएक्शंस हो सकती है ना? बहुत बढ़िया। क्या कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा? नहीं, नहीं करेगा। अच्छा, एक और बात याद रखना। अब आती है बात नाइट्रिक अम्ल की। किसकी बात करते हैं? नाइट्रिक अम्ल की। तो जब भी कोई धातु किसी नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है, ये बात याद रखना, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, तो जब भी कोई धातु किसी नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। जब धातु HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो H2 गैस निकलती नहीं है, H2 गैस निकलती नहीं है। अब क्या कारण है? ध्यान से सुनो। क्या होता है कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है? नाइट्रिक अम्ल जो है वो क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो जब ये हाइड्रोजन गैस यहां से निकलती है ना, H2 गैस यहां पर निकलती है ना, तो ये क्या करता है? इसको ऑक्सीजन देकर जल में ऑक्सीकृत कर देता है। मतलब हाइड्रोजन गैस अब किस में बदल जाती है? H2O में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? H2O में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? H2O में बदल जाती है। जब धातु HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है तो H2 गैस नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि HNO3 जिसको अपन नाइट्रिक अम्ल कहा करते हैं, क्या कहा करते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहा करते हैं, वह एक प्रबल ऑक्सीकारक है और यह H2 को H2O में ऑक्सीकृत करता है। H2 को H2O में ऑक्सीकृत करता है। भाई ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो अदर्स को ऑक्सीकृत करते हैं और स्वयं अपचयित होते हैं। तो यहां पर नाइट्रिक अम्ल स्वयं खुद को अपचयित किसमें कर लेगा? NO, जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है, NO2 जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहा जाता है, N2O जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है।
है ना, बहुत बढ़िया, मैं अपचयित कर लेता है। जो N2O है ना, ये जो गैस है, इसको अपन लाफिंग गैस भी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस। लाफिंग गैस, वो देखते हो ना तुम लोग, हंसने वाली गैस, इसको कहा जाते हैं, है ना। ये NO2 याद करो, NO2 का भूरा धुआं होता था, भूरे रंग की गैस होती है, भूरे रंग की गैस, NO2 को कहा करते हैं। तो भाई नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन, निकली हुई हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देता है, किसमें? बेसिकली किसमें? हमारे अ, जल में, ठीक है, और खुद को अपचयित कर लेता है, किसमें? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। पर ऐसी दो धातु हैं, अब ये भी याद रखना, ऐसी दो धातु हैं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ भी हाइड्रोजन गैस निकाल देती है, बाकी धातुएं नहीं निकाल सकती। जैसे जिंक की अभिक्रिया करवाओगे नहीं निकलेगी, कॉपर की करवा, सॉरी कॉपर तो कर ही नहीं सकता, आयरन की करवाओगे नहीं निकलेगी, लेकिन ऐसी दो धातुएं जो हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर सकती है नाइट्रिक अम्ल से भी, वो है हमारी मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये दोनों नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, सिर्फ ये दो हैं, हमेशा याद रखना, तुम्हारे सिलेबस में तो दो ही, ठीक है, बहुत शानदार। सो मैग्नीशियम की बात करते हैं, विच इज Mg। अब Mg की अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन HNO3 के साथ, वही अभिक्रिया होगी, ध्यान से सुनो। अब देखो मैग्नीशियम क्या करेगा? HNO3 को विस्थापित कर लेगा, बनेगा क्या? H2 गैस। अब मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, भाई नाइट्रिक अम्ल है तो नाइट्रेट बनेगा, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या बनता था? सल्फेट। अच्छा, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? इसके ऊपर देखो +2 होता है, उसके ऊपर -1 होता है, तो 1 यहाँ 2 यहाँ, क्या हो जाएगा? NO3 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस, बहुत शानदार। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट ये बनेगा भाई, और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। सिर्फ मैग्नीशियम ही कर सकता है और मैग्नीज कर सकता है। तो यह हो गया हमारा मैग्नीशियम, ये हो गया हमारा नाइट्रिक अम्ल, बहुत बढ़िया, और ये हो गया हमारा मैग्नीशियम नाइट्रेट। ध्यान से सुनना, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और ये हो गई हमारी हाइड्रोजन गैस, ये हो गई हमारी हाइड्रोजन गैस। क्या हो गई? हाइड्रोजन गैस, बहुत शानदार, है ना। ये चीज हम लोगों को पता होना चाहिए। सर आज आपकी तबीयत खराब है? हाँ बेटा, थोड़ी तबीयत खराब है, सच में खराब है, ठीक है, हाँ, मतलब थोड़ी ज्यादा ही खराब है, ये पता होना चाहिए। अच्छा मैग्नीशियम की, अच्छा ये मैग्नीशियम कौन सी होता है? सॉलिड स्टेट, ये एक्वस, ये लवण भी क्या होगा? एक्वस, और ये क्या होगा? हमारा गैस, ये तो हो गया हमारा। अच्छा मैं मैग्नीशियम की जगह मैग्नीज ले लूं, सेम रिएक्शन होगी, यहां मैं क्या ले लूं? HNO3 ले लूं, है ना। यहाँ पर 2 बैलेंस कर लो इसको भैया, 2 बैलेंस मतलब बैलेंस करने के लिए 2 लिखते हैं, यहाँ 2 HNO3 लेंगे, मैग्नीज हट जाएगा, क्या बना लेगा? MnNO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको लिख लिया मैंने मैंगनीज, इसको मैंने लिखा नाइट्रिक अम्ल, इसको लगा हमने मैंगनीज नाइट्रेट, और ये लिखा मैंने हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्या लिखा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इन लोगों को, इनको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये सब क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, जल्दी से बता दो, चैट सेक्शन में 80 पे लिख दो सारी चीजें क्लियर है तो। जब भी कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है, नाइट्रोजन गैस, सॉरी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, पर नाइट्रिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जिसके साथ कोई धातु अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, वो हाइड्रोजन गैस को जल में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं अपचयित हो जाता है। लेकिन दो धातु ऐसी हैं जो नाइट्रिक अम्ल से भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, वो है हमारी पहली मैग्नीशियम और दूसरा मैंगनीज। ये दोनों चीज हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बार पोल में बता दो सारी चीजें क्लियर है क्या? थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो। थम्स अप कर दो, थम्स अप। सब तो ATP लिख रहे हैं भाई, सबको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। KPT क्या होता है?
कल शाम आंखों पर। आज क्लास थोड़ी लंबी रहेगी तो थोड़ा सा मेरे को यार मतलब सपोर्ट करना है ना। भले तबीयत खराब है लेकिन मैं दिवाली के पहले सारी चीजें वो नहीं करना चाहता, तो तुम लोग है ना सपोर्ट करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। 89.88% बच्चों को ये चीज समझ में आई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं बेटा, है ना। एक बार और चीजों को देखना तो बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा मैं एक पोल लेकर आ रहा हूं, है ना। तो जब धातु, मैं बोल रहा हूं जब धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है, किससे कभी अभिक्रिया करती है, किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, ये हम लोगों से क्वेश्चन है ना। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर, से अभिक्रिया कर निर्माण करती है, निर्माण करती है। चलो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन आ चुका है। ए लवण प्लस जल, बी लवण प्लस हाइड्रोजन, सी ले लो यहां पर अम्ल प्लस क्षार, डी कोई नहीं, कोई नहीं, या फिर ऐसे लिख लो अम्ल, सॉरी लवण प्लस O2। बताओ, तो मैं पोल लेकर आ रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर लो। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां, हम चांद पे, हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां, हैं। अरे मैंने यार डी पे लगा, 93% बच्चों से सही है यार, 90 बी वाला आंसर सही था, है ना, बी वाला ही आंसर सही था, मैंने गलती से ये लगा दिया यार, मैंने डी पे क्लिक कर दिया, बी वाला सही था, बी वाला सही था यार, बी वाला सही था यार। अरे यार, बहुत 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 बहुत, अरे मैंने वो लगा दिया यार, गलती से डी पे लगा दी। चलो एक बात बताओ, अच्छा धातु के ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं बताओ, एक पोल लेकर आता हूं, बताओ धातु के ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं, मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं। धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है, की प्रकृति है, क्या है भैया, ए क्षारीय, धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं भैया, बी अम्लीय, बताया था मैंने, सी उदासीन, डी कोई नहीं। तो धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बताना, आंसर मत लिखो, ऑप्शन ऑप्शन ही टाइप करो, सिर्फ ऑप्शन टाइप करो, सिर्फ ऑप्शन टाइप करो, ठीक है, नहीं तो दूसरा वाला कैप्चर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन टाइप करो, है ना, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, उसके ऊपर टाइप करो, ठीक है, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश।
हाँ यही रास्ता है तेरा। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा था बेसुरा। ठीक है भैया, बोल दो बेसुरा। ऑप्शन नंबर ए, 87.44 बच्चों ने आंसर दिया सही। है ना, सही बात है कि धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब बताओ, हमने अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, तुम्हें पता है कैसी प्रकृति के होते हैं। वो जब किसी अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो कौन सा उत्पाद बनेगा भैया। मैं क्या बोल रहा हूं, धातु के ऑक्साइड जब बेसिकली एक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो कौन सी चीज का निर्माण होगा, के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनता है, पता है ना तुम लोगों को। चलो, तो इसका आंसर देना है तुम लोगों को। चलो, तो मैं दे रहा हूं 45 सेकेंड्स। है ना, इसका आंसर तुम लोगों को पता होना चाहिए। देखो, मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं ना गलत आंसर दे रहे हैं। भाई ये क्षार, ये अम्ल क्या बनेगा, क्षार और अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ। हाँ। हम्म, हम्म, ए, अगर सिर्फ धातु होता तो सही आंसर बोलते तुम, सही बोल रहे थे आंसर। लेकिन क्या है भाई, क्षार है, क्षार और अम्ल मिलकर क्या बनाता है, अम्ल क्षार अभिक्रिया मिलकर क्या बनता है भैया, लवण और जल। तो धातु का क्लोराइड लवण हो गया और जल हमारा ये हो गया उदासीन पदार्थ, इसी को तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते थे। तो देखो, ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे लेके डूबता है। 32% आंसर दिया। तुमने क्या सोचा जो टॉपिक पढ़ा है उसी से क्वेश्चन होगा। अरे धातु नहीं है, धातु के ऑक्साइड है। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं भैया, क्षार। और हाइड्रोक्लोरिक क्या है, अम्ल। अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सिर्फ धातु होती तो धातु के क्लोराइड और हाइड्रोजन बनती है। क्वेश्चन करोगे। चलो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोला करते हैं अपन एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। कई सारी ऐसी धातुएं होती हैं जो अल्प विलय होती है, जैसे कि तुम क्रियाशीलता श्रेणी में तुम जाओगे, सबसे नीचे तुम देखोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगी, प्लेटिनम देखने को मिलेगी। है ना, तुम्हें गोल्ड देखने को मिलेगा। तो ये क्या करते हैं भाई, सामान्यतः चीजों में क्या होते हैं, अविलय होती है। जैसे तुम एसिड में भी डाल दोगे ना, नाइट्रिक एसिड में भी डाल दोगे तो भी नहीं वो घुलेगी। तुम उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे तो भी नहीं घुलेगी। लेकिन एक ऐसा मिक्सचर होता है जो क्या होता है, इनको घोलने में सक्षम होता है। इन अल्प विलय धातु, अल्प विलय मतलब, अल्प मतलब बहुत कम घुलने वाली, और विलय मतलब घुलने वाली। सो बहुत कम घुलने वाली धातुओं को क्या कर लेता है, घोल लेता है। इसको हम बोला करते हैं एक्वारेजिया, अम्लराज। क्या बोला करते हैं, एक्वारेजिया या अम्लराज, या फिर हम बोला करते हैं रॉयल वाटर। क्या बोला करते हैं, रॉयल वाटर। तो ये रॉयल वाटर कैसे बनता है उसके बारे में बताते हैं। देखो, हमारे पास क्या होते हैं, तीन भाग, मैं क्या बोल रहा हूं, तीन भाग हम लेते हैं सांद्र HCl। क्या लेते हैं, सांद्र HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक भाग हम लेते हैं, एक भाग हम लेते हैं क्या ना, सांद्र HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। और इन दोनों का जो मिश्रण है इसी को हम कहा करते हैं रॉयल वाटर। क्या कहा करते हैं, रॉयल वाटर। सो एक्वारेजिया शब्द रॉयल जल का रेटन शब्द है, जिसमें 3:1 मतलब 3 भाग और 1 भाग के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण तैयार होता है, जो एक भभकता हुआ लिक्विड होता है, कुछ इस तरीके का भभकता हुआ लिक्विड होता है। और जबकि दोनों में किसी अम्ल में, अच्छा, मिश्रण होता है, ये गोल्ड को गला सकता है, या अकेला ही क्या कर सकता है भाई, गोल्ड को गला सकता है। लेकिन अगर इनमें से किसी एक में अगर गोल्ड को घोलते तो नहीं घोलता है, इन दोनों ने मिलकर घोल दिया। में किसी अम्ल के अकेले में यह क्षमता नहीं है,
एक्वारेजिया भवकता द्रव है, द्रव के होने के साथ प्रबल संचारक है। संचारक मतलब कोरोसिव नेचर, छना दे भैया, बहुत खतरनाक। जैसे कि कभी कभी तुम लोग गोल्ड वगैरह साफ करवाने जाते हैं या फिर कहीं एक छलावा लोग आया करते हैं, वो क्या करते हैं कि तुम लोगों से आभूषण मांगा करते हैं और बोला करते हैं कि तुम लोगों को आभूषण को हम एकदम चमका देंगे। क्या कर देंगे? चमका देंगे। तो वहां पर वो क्या लाते हैं? यही लिया करते हैं। तो इसको एकदम मलते हैं, पूरा का पूरा लोब जो आधा वजन जो था अच्छा खासा 1-2 तोला था, वो उसको घटा के 5-6 ग्राम कर देते हैं। वो यही करते हैं। ये उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थक है ना? क्या है? समर्थ है। तो ये भैया देखो, गोल्ड को भी जला सकते हैं, एक्वारेजिया, ये पता होना चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो अगला है, तो भैया अन्य धातु लवण की धातु से अभिक्रिया, मतलब बेसिकली अन्य धातु लवण की हम धातु से अभिक्रिया करवा रहे हैं। ध्यान से सुनो। तो मान लो मेरे पास एक लवण है, जो क्या है मेरे पास? ZnSO, मतलब मान लो मेरे पास एक Zn है ना, एक धातु है जिसको अपन ने बोला जिंक। मेरे पास मैंने यहाँ ले लिया कॉपर सल्फेट। क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट। अब बताओ कॉपर सल्फेट जो होता है वो कैसे रंग का होता है? ये होता है नीला। कैसा होता है? नीला। ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू, नीला। ठीक है, और ये बना लेता भी है ZnSO4, मतलब विस्थापन अभिक्रिया ही होगी। यहाँ पर सब जगह विस्थापन ही चल रहा है बेसिकली, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? जिंक सल्फेट और कॉपर विस्थापित हो गया, तो ये रंगहीन बन जाता है एक तरीके से, और हमारा कॉपर क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। कैसा हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक होता है आयरन Fe, है ना, इसकी अपन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये भी कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। सिंपल सी चीज। तो कॉपर को विस्थापित करता है, बनता है FeSO4, साथ में कॉपर निकल जाता है। इसको मैं बोलता हूं फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, इसको मैं बोलता हूं, तुम लोगों को पता ही है, कॉपर सल्फेट, और ये है हमारा आयरन, है ना, आयरन। अच्छा, क्या कॉपर किसी को विस्थापित नहीं कर सकता? कॉपर भी कर सकता है भैया, कॉपर भी कर सकता है। मेरे पास कॉपर है, इसके साथ में ले लूं AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। क्या ले लेता हूं मैं? सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट जब मैं लेता हूं, ये भी एक्वस, है ना, ये भी एक्वस, ये सॉरी, ये एक्वस नहीं भैया, ये सॉलिड है। धातु सॉलिड होती ना, मतलब ठोस है। ये क्या है भैया? ये भी क्या है भैया? ठोस है। तो जब मैं कॉपर की रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो क्या बनता है? कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CuNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि एक NO3 पे -1 होता है और Cu के ऊपर +2 होता है, 2 NO3 लगते हैं अपन को, है ना? कॉपर नाइट्रेट बनता है, और इस कॉपर नाइट्रेट के साथ हमारी निकलती है चांदी। क्या निकलती है? चांदी, विच इज Ag। अब Ag कितनी निकलेगी? बेसिकली यहाँ पर 2 Ag है, तो हम 2 Ag लेंगे। सिंपल सी चीज। क्या बोलते हैं? 2 Ag। तो ये जो है ना, ये हमारे पास क्या निकली? सिल्वर। क्या निकला? सिल्वर। इन सबके नाम लिखना। ये क्या है? कॉपर, कॉपर, है ना? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के मतलब कभी कम क्रियाशील तत्व को उसी के लवण के विलयन से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। इसी को मैंने क्या कहा? विस्थापन अभिक्रिया बोला। क्या बोला? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है, जैसे कि यहां पर तुम लोग देखोगे, है ना, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब, मतलब एक एक्सपेरिमेंट बताया गया, लेकिन वही चीज मैंने बताई गई। यहाँ पर भी तुम लोग देखोगे यही कहानी, है ना, कि मैंने कॉपर का वायर डाला सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, तो क्या करा कि जब तांबे की धातु की एक पट्टी को कुछ समय के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ समय के लिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबो कर रखा जाता है, तो विलयन धीरे धीरे नीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कॉपर नाइट्रेट बनने लगता है, और तांबे की पट्टी पर चांदी की धातु का एक चमकदार भूरा सफेद जमाव हो जाता है। यहाँ पर चांदी इकट्ठा होने लगती है, और ये क्या होने लगता है? नीला। मतलब विलयन में जितनी भी चांदी थी, है ना, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में जितनी भी चांदी थी, वो Ag यहाँ आने लगती है ना, और कॉपर यहाँ का यहाँ जाने लगता है। समझ रहे हो? ये चीज के कारण क्या हो जाता है? विस्थापन अभिक्रिया हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, हाँ भाई, यही चीज हमने अगर बहुत अच्छे से देखी, तो इसमें आई होप कोई दिक्कत की बात नहीं रही होगी, है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं रही होगी। ठीक है, बहुत शानदार, पक्का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो यही चीज मैंने यहां पर तुम लोगों को दिखाई। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक,
है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो टॉपिक्स थे ना, जो चारों मैंने करवाए है ना, किसके साथ भाई, अम्ल के साथ अभिक्रिया हमने करवाई, वो तीनों टाइप्स जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई। एक्वारेजिया क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्वारेजिया क्या है ना। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई कॉपर नाइट्रेट, कॉपर की छड़ को या कॉपर के तार को हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाल रहे हैं तो किस चीज का निर्माण होगा। तो बेसिकली ये भी तुम लोगों से अच्छे से पूछा जा सकता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, देखो धातु क्लोरीन के साथ क्रिया करके है ना किसका निर्माण बनाती है, आयनिक क्लोराइड का निर्माण करती है। आयनिक क्लोराइड का मतलब क्या है भाई, आयनिक का मतलब क्या होता है, आयनिक यौगिक से मतलब होता है। तो आयनिक का मतलब ये होता है कि जब एक धातु, आयनिक क्लोराइड क्या होते हैं भैया, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इसका ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर वही है ना, नेक्स्ट लेक्चर वही है। आयनिक यौगिक वो होते हैं जिसमें एक धातु के साथ क्या हो, दूसरी अधातु हो। धातु के साथ जब हम क्या करते हैं भाई, ऐड अधातु, धातु अधातु मिलकर किसका निर्माण करती है, आयनिक यौगिकों का निर्माण करती है। तो धातु है क्लोरीन, क्लोरीन क्या है भाई बताओ, क्लोरीन अधातु है। अब क्लोरीन अधातु के साथ बेसिकली धातु क्रिया कर रही है तो कौन सी चीज बनेगी, आयनिक चीज बनेगी, है ना। तो उसको अपन ने आयनिक क्लोराइड बोला। तो सोडियम एक धातु है, इसलिए सोडियम क्लोरीन के साथ आसानी से अभिक्रिया करके एक आयनिक क्लोराइड बनाता है जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो मेरे पास सोडियम है, मेरे पास क्लोरीन है, ये दोनों मिलकर निर्माण करते हैं सोडियम क्लोराइड का। किसका, सोडियम क्लोराइड का। मैंने बताया था ना, ये जब मैंने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बताया था तो यही एग्जांपल करवाया था। तो ये हो गया सोडियम, फर्स्ट चैप्टर में बताया था। ये हो गया हमारा क्लोरीन, और ये हो गया हमारा क्या, सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। समझ में आया, बहुत बढ़िया। सेम चीज ऑक्सीजन के साथ भी तुम अभिक्रिया करवा सकते हो, वो भी एक बेसिकली ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, सोडियम ऑक्साइड वहां पर बन रहा था। चलो बहुत शानदार, है ना। कैल्शियम एक धातु है, अच्छा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं अभी अपन, किसके साथ करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। धातु की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, क्लोरीन और हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो पहले क्लोरीन किसके साथ, देखो सोडियम तो तुरंत आसानी से कर ले रहा है भाई, कैल्शियम इतने आसानी से लाइक इतनी आसानी से भी नहीं करता लेकिन कर लेता है। तो कैल्शियम एक धातु जो क्लोरीन के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके आयनिक क्लोराइड बनाती है। तो Ca प्लस Cl2, ये गैस, ये सॉलिड, ये क्या है, कैल्शियम, ये क्या है भैया, क्लोरीन। और ये दोनों मिलकर निर्माण कर रहे हैं एक आयनिक क्लोराइड का, जिसको बोल रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड। क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो इन सभी के फॉर्मूले लिखना तो मैंने बहुत पहले सिखाया हुआ है ना, रटना नहीं है भाई। सोडियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है क्लोरीन तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। बहुत शानदार, यही चीज तो सिखाइए। अच्छा, जिंक क्लोरीन, सीधे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाता है, मतलब Zn प्लस Cl2 क्या बन जाता है, ZnCl2। सेम चीज चल रही है ना, जिंक प्लस क्लोरीन, जिंक क्लोराइड क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड। बेसिकली तुम्हें पता है, मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तुम लोगों से सिर्फ एक रिएक्शन पूछी जाएगी, लेकिन अपन एक रिएक्शन को इतना डीप में करते हैं, क्या करते हैं, इतना डीप में करते हैं, इतना ज्यादा डीप में करते हैं। एक बात है ना, एक चीज है। अच्छा एक और चीज बता रहा हूं, आयरन क्लोरीन के साथ मिलकर आयरन 3 क्लोराइड बनाता है, मतलब Fe ठोस है, इसके हम क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं Cl2 के साथ, तो बनता है FeCl3। क्या बनता है, FeCl3। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये बन जाएगा 2FeCl3। इस तरीके से ये आयरन क्लोराइड है ना, आयरन 3 क्लोराइड है। बहुत शानदार। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, मैं जो तुम लोगों को बता रहा हूं, एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना। आज बोल रहा हूँ है ना, क्योंकि आज आधे से ज्यादा सिलेबस खत्म हो चुका है ना। ऑब्वियसली बात है कि 3-4 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, और लाइक उसके बाद कार्बन एवं उसके योग करेंगे, मतलब आधे से ज्यादा चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। आज तुम लोगों को एक सच बताने जा रहा हूँ, एक सच बताने जा रहा हूँ। तुम्हारा बोर्ड का लेवल, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ खुद की, पहले तो ये सुन लो है ना, मैं बड़ाई नहीं करता मैं, और कभी मेरे किसी और के सामने तो बोलते ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरे बच्चों के साथ बात करता हूँ। तुम्हारा है ना, तुम्हारा बोर्ड का लेवल यहाँ है, तुम्हारे बोर्ड का लेवल कहाँ है, यहाँ है। सिंपल चीज बता रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो इस लेवल की चीजें, गैप देख रहे हो, तुम्हारा बोर्ड का लेवल कहाँ है, सिर्फ यहाँ।
और तुम पढ़ रहे हो इस लेवल की चीजें। इस लेवल की चीज पढ़ने के बाद तुम खुद बोर्ड में आंख मिलाकर बोल सकते हो कि भाई जितनी औकात है उतना टफ पेपर बना ले, हम कर देंगे। ये एटीट्यूड होना चाहिए। तुम लोग पता है रासायनिक गुणधर्म कितने होते हैं? सीधे एक दो लाइन लिखी होती है बस। क्लोरीन में अपन ने 4 रिएक्शंस देख ली, पॉइंट में नहीं होगा, तुम्हारे बुक में ही नहीं होगा ऐसा। अम्ल से अभिक्रिया में सिर्फ एक अम्ल से अभिक्रिया देखा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा दो, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवा दो, हार्डली। अपन ने नाइट्रिक अम्ल के अपवाद भी पढ़े, उनकी रिएक्शंस भी लिखी है। सॉइल लेवल ऑफ कंटेंट को ध्यान रखना। धातु में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके आयनिक हाइड्राइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। जैसे सोडियम के ऊपर तुम हाइड्रोजन डालोगे, है ना, सोडियम के ऊपर क्या डालोगे तुम? हाइड्रोजन डालोगे, है ना, तो वहां पर क्या बनते हैं? आयनिक हाइड्राइड बनते हैं। जैसे कि वही क्लोरीन जैसा, सोडियम प्लस H2, तो भाई यहां पर 2Na ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? NaH। क्लोरीन जैसी होगी अभिक्रिया, NaH। अब यहां पर हाइड्राइड का मतलब तुम लोगों ने ये सुना होगा ना, हाइड्रोजन पर हमेशा पॉजिटिव होता है, यहां पर नेगेटिव होता है। हाइड्रोजन पर नेगेटिव होता है, Na पर पॉजिटिव होता है। तो ये हमारी सोडियम धातु है, सोडियम धातु है, ये हमारी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और ये बन गया हमारा सोडियम हाइड्राइड। तो याद रखना सोडियम हाइड्राइड में क्या होता है? हाइड्रोजन पर माइनस होता है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, ठीक है, बहुत शानदार। अब इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो तुम सोडियम की कैल्शियम के साथ, मतलब लाइक बहुत सी। ये सोडियम हाइड्राइड का यूज करा जाता है हाइड्रोजन को ज्यादातर स्टोर वगैरह करने में, है ना। तो ये भी एक बहुत प्यारा सा पॉइंट था जिसके बारे में अपन को क्या करना था? डिस्कशन करना था। अब अधातु की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अधातु की बात करते हैं। देखो पहली बात, अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। देखो अधातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही थी, या तो वो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी या उदासीन ऑक्साइड बनाएगी। जैसे कार्बन एक अधातु है, कार्बन एक अधातु है जो हवा में जलता है, तो यह हवा की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, प्रतिक्रिया करके, अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। लेकिन ये एक और ऑक्साइड बनाता है जिसको अब बोलते हैं, तो कार्बन के 2 ऑक्साइड होते हैं। कितने होते हैं? 2। जो CO2 होता है, जिसको तुम सभी को पता है, इसको अपन बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय। कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय। लेकिन कभी तुम लोगों से पूछ ले CO कैसा होता है भैया? ये होता है उदासीन। मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये कैसा होता है भैया? उदासीन। इसका नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो लिख ही लोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। अच्छा एक चीज, C+O2 क्या बनता है? CO2। यही इसका एग्जाम्पल हो गया, यही इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। तो मैं इतनी सारी चीजें पढ़ा देता हूं ना, जब अंत में एग्जाम्स में बच्चा लिख कर आता है ना, मतलब बच्चा जब एग्जाम में बैठता है ना, तो बोलता है अरे इतना हलवा पेपर आया। हलवा पेपर इसलिए आया क्योंकि हमने पढ़ा था उस लेवल का। कहां से? हमने उस लेवल का पढ़ा था, तो हलवा पेपर लगता है। अभी देखो तो आखिरी तक, मैं बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आखिरी तक तुम लोग बोलते हो ना सर हम ये वाली रिफ्रेशर ले लें, ये वाली गाइड ले लें, ये वाली बुक ले लें, ये खरीद लें, वो खरीद लें, इतने सारे मेरे पे मैसेज वैसे बोलते रखते हो। आखिरी तक इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा ना, तुम्हारी बुक में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहां पर इस बोर्ड पर क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। लिख कर ले लो। कई लोग बोल देते, तुम लोग बोलते हो ना, अरे तुम लोग बोलते हो सर ये वाली मैं मार्केट से ये बुक खरीद लाऊं, ये वाली बुक खरीद लाऊं, सर यहां से क्वेश्चन लगा लूं, सर वो उसके लिए रिवीजन के लिए वो बुक ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, नोट्स ले ले, जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो ले ले। तेरे एग्जाम की इतनी औकात नहीं होगी कि वो यहां पर से क्वेश्चंस बाहर चले जाए, इन कंसेप्ट से बाहर चले जाए। चलो सल्फर एक अधातु है, तो सल्फर हो गया ये, इसके अधातु मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, निर्माण क्या करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस। ये क्या हो गया? सल्फर। ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ट्रस्ट करो, यू हैव टू ट्रस्ट योर टीचर, है ना। बेसिकली तुम्हारा फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है मेरी साइड में, बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग उस चीज को, है ना, सीरियसली लो यार, कि मार्केट से भाई पापा के पास ज्यादा पैसा है क्या, ये खरीद लूं वो खरीद लूं? हर कुछ नहीं खरीदना है ना, पेरेंट्स का पैसा बहुत संभाल कर खर्च करा करो।
सल्फर एक अधातु है, जो सल्फर को हवा में जलाया जाता है तो हवा से अभिक्रिया करके एक अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिसे कम बोला करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोला करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। सर हमें ये कैसे पता चलेगा ये अम्लीय है या क्षारीय? देखो मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं कैसे पता चलेगा। जब हमें पता चलना है अम्लीय क्षारीय तो कैसे करो, जैसे SO2 हो गया, जैसे SO3 हो गया, जैसे हमारे पास CO2 हो गया, कैसे पता चलेगा कि अम्लीय है क्षारीय? इनके ऊपर पानी डाल दो। क्या डाल दो? पानी। जैसे ही पानी डालना है तो H2O डालोगे तो यहां पर ऑक्सीजन को ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन को सामने दो। तुम जैसे ही पानी डालोगे अपने अम्ल का निर्माण करेंगे। हाइड्रोजन जैसे आए तो H2S और ऑक्सीजन, दो में एक ऑक्सीजन जोड़ गई तो SO3, मतलब इन दोनों को जोड़ रहे हैं यहाँ पर। इसके ऊपर भी पानी डाल दो भाई, इसके ऊपर भी क्या कर दो? पानी डाल दो। इसके ऊपर भी H2O डाल दो, तो इसको ऑक्सीजन को ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन को सामने। क्या बन जाएगा? H2S, फिर दो, तीन और एक चार, H2SO4। तो ये बनता है, ये वाले को अपन बोला करते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बोला करते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल। याद रखना सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 होता है जो सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, और इसको अपन बोला करते हैं SO3 को सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। हाँ, और इसके ऊपर जब तुम पानी से अभिक्रिया करवाओगे, इसकी जब पानी से अभिक्रिया करवाओगे तो यह निर्माण करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका निर्माण करेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का। बहुत बढ़िया। सर CO2 के ऊपर पानी डालें? बिल्कुल, डालना सीख गए क्या? हाँ सर, कुछ नहीं, H2O होता है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन देंगे, हाइड्रोजन को सामने फेंकेंगे। भाई क्या बन जाएगा? सर बन जाएगा H2 सामने आएगा, फिर कार्बन आएगा, और दो ऑक्सीजन थे एक और मिल गया तो हो गया H2CO3। इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल। तो जितनी भी अधातु की ऑक्साइड होती है वो कैसी प्रकृति की होती है? अम्लीय। तेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, बहुत टफ, बच्चे परेशान हो जाए ऐसा, क्या धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं निम्न में से? तुम बोलोगे अम्लीय। पर अपन ने तो ये लेवल पे पढ़ा है ना यार। ठीक है, सो वी हैव प्रूफ ना कि अम्लीय क्यों होता है। यही रिएक्शंस होती है ऊपर हवा में जाकर, बादलों में जाकर यही रिएक्शंस होती है, और यही अम्ल का निर्माण करके अम्ल वर्षा करते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, पोल्यूशन निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर जाती है और अपने अम्ल का निर्माण करती है, सल्फ्यूरस अम्ल, वही वर्षा के जल के साथ गिरता है, जिसको लोगों ने अम्ल वर्षा कह दिया। क्या कह दिया? अम्ल वर्षा कह दिया। सो ऐसी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, ऐसी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। अच्छा, बहुत शानदार है ना। अब कुछ पॉइंट्स हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, मतलब लाइक देखो अपन ने तो ये देख लिया, अधातु की अब अपन जल से अभिक्रिया करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? जल के साथ अभिक्रिया। देखो एग्जैक्ट मैं फिल्म बताता हूं तुम्हें, एग्जैक्ट फिल्म बताता हूं। एक बात सुनो, जो मैराथन्स वगैरह होती है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैराथन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। हाँ मैं बोलता हूँ बढ़िया है, लेकिन अगर डीप नॉलेज चाहिए ना तो भाई मैं सोचो ना, इतने सारे लेक्चर्स को मैं 3 घंटे 4 घंटे में खत्म कर दूंगा क्या? नहीं, टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है। तो उसके लिए टाइम तो लगता है भाई, तो इसलिए मैं यहां पर बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा तुम्हें देखने को मिल जाती है। अब जल के साथ अधातु की अभिक्रिया करवा रहा हूं। किसके साथ? जल के साथ। तो देखो धातु जब जल से अभिक्रिया करती थी तो वहां पर क्या होता था कि जल के अंदर क्या होता है? H+ होता है और OH- होता है, याद है? तो ये H+ जो है वो H2 में बदलता था। किस में बदलता था? H2 में। ये क्यों होता है? क्योंकि धातु क्या करती है? इनको इलेक्ट्रॉन देती है, इसको इलेक्ट्रॉन देती थी तो हाइड्रोजन गैस निकलती थी। पर अधातु इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती H+ आयन को, तो क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकती है? नहीं। हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकती है क्या? नहीं। अधातुएं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए पानी या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधातुएं पानी के हाइड्रोजन आयनों को हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती है ना। अगर पानी के हाइड्रोजन आयन है उनको इलेक्ट्रॉन, देखो कैसा होता है कि जो H+ होता है ना बेटा, जो H+ होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनता है? H बनता है। अब यहाँ 2H+ लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 गैस बनती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन धातु तो दे सकती थी लेकिन अधातु नहीं दे सकती, इसलिए ये H+ आयन हाइड्रोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता, अधातु गैस रिलीज, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर सकती। सेम केस अम्ल के साथ होगा, सेम केस अम्ल के साथ होगा। क्या होगा? ध्यान से सुनो, तनु अम्ल के साथ अधातुओं की अभिक्रिया, तनु अम्ल के साथ अधातुओं की अभिक्रिया, ध्यान से सुनो, अधातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, बहुत शानदार। क्यों नहीं करती भैया? क्योंकि हाइड्रोजन गैस
को, मतलब हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती। अधातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती देख लेते हैं। किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयनों को विस्थापित करने और हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित करने के लिए अम्ल के हाइड्रोजन आयनों को इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति की जानी चाहिए, इसलिए हम बात देखते हैं। बहुत शानदार। अब एक अधातु जो स्वयं इलेक्ट्रॉनों को स्वीकारता है, वो अम्ल के हाइड्रोजन आयनों को हाइड्रोजन गैस में कब, अगर बात करें अपचयित, या फिर बोल सकते हो अपचयित लिख लो, है ना, क्योंकि H प्लस क्या बनेगा, H2 बन रहा है, तो भाई वहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। अपचयित करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती है, तो यही चीज यहां पर बोली गई है, यही चीज बोली गई है। तो क्या टफ है क्या, बताओ क्या टफ है क्या, नहीं टफ है क्या, नहीं इजी है सर, इजी है, इजी है। चलो एक बार मैं तुम लोगों के डाउट्स और देख लेता हूं। सर न्यूमेरिकल मेथड्स, क्या पता कौन सी मेथड बोल रहा है। अम्ल वर्षा कैसे इलाके में होती है, जो बेटा इंडस्ट्रियल इलाके होते हैं, मतलब जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहां पर होती है। सर धातु की अभिक्रिया H से नहीं होता है क्या, होता है ना बेटा, करवाए ना, अभी हाइड्राइड बन रहे थे धातु। सर आपसे संयोजकता क्यों नहीं पढ़ाया है, आपने संयोजकता क्यों नहीं पढ़ाया, बेटा पढ़ाया है, शुरू के लेक्चर्स में जाकर देखेगा तो जरूर पढ़ाया है। सर वो क्या होता है जो आप पेप में निकाल नकर डोड़ना, पानी को नाकर डोड़ता हिलाते हैं, फिर उसमें लाइटर से मारते हैं तो बहुत आवाज आती है, पाइप में क्या पता क्या लिखा है इसने। संयोजकता पढ़ा दिए, हाँ बिल्कुल पढ़ा दिए बेटा बहुत पहले। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और तगड़े तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अगर तुम लोगों को केमिकल फॉर्मूले में फिर भी दिक्कत हो रही है ना, तो एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अपन वहां पर आयनिक यौगिक पढ़ेंगे। सर एक बार और प्लीज, कौन सी चीज, हाँ तो सोडियम ने क्या करा, क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लिया, इसमें क्या, एक और बार चीज। सर पोल 8 सेकेंड लेट आता है, प्लीज सॉल्व सर, क्या करें यार भाई। Mg धातु से क्रियाशील पोटेशियम कहना का मग, तब भी HNO3 से अभी रिएक्शन नहीं करता, बेटा सब करते हैं HNO3 से रिएक्शन, मैंने तुम समझा नहीं, सब अभिक्रिया करते हैं HNO3 से, लेकिन सब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते, कुछ और चीज बना लेंगे, समझ रहा है, सब करते हैं। सर इस स्लाइड का रिएक्शन समझ नहीं आया, देख लेते हैं। बेटा जिंक ने कॉपर को विस्थापित करा तो जिंक सल्फेट कॉपर बन गया, Fe ने कॉपर को विस्थापित करा तो FeSO4 कॉपर बन गया, कॉपर ने Ag को विस्थापित किया, तो देखो एक Ag के ऊपर बेटा आवेश होता है +1, है ना, और NO3 पे होता है -1, इन सभी के ऊपर +2 -2 था, लेकिन इसमें क्या था -1, तो अपन कॉपर के ऊपर +2 लिखते हैं और NO3 के ऊपर -2, 2 यहां आता, सॉरी NO3 पे -1, है ना, NO3 पे क्या होता है -1, ये गलत लिख दिया मैंने, -1 होता है, तो 1 यहां आता है 2 यहां आता है, तो इसलिए CuNO3 ट्वाइस बन जाता है, यही था भाई। सर संयोजकता क्यों नहीं पढ़ाया, पढ़ाया तो है बेवकूफ, कहां नहीं पढ़ाया। सर लोहे को गला सकते हैं क्या, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर में और पढ़ेंगे संयोजकता, अपन लोहे को गला सकते हैं क्या, बिल्कुल गला सकते हैं बेटा। संयोजकता कब पढ़ाओगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे अपन बहुत अच्छे से, पहले भी पढ़ाया हुआ है शुरुआत में। सर पोल नहीं आ रहा है, आया है बिलाल जी। सर फुल फॉर्म ऑफ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सर पोल नहीं आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, कॉमन डाउट देख लेते हैं। कैसे पता चलेगा कौन सा धातु कौन सा धातु से अभिक्रिया, कैसे पता चलेगा धातु से अभिक्रिया करता है, सब अभिक्रिया करते हैं बेटा, जो ज्यादा क्रियाशील है वो तेज करते हैं, जो कम क्रियाशील है वो नहीं करते हैं या फिर बहुत धीरे करते हैं। सर धातु का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ये नए नए आए हैं, मेरे को लग रहा है अभी अभी इन्होंने बैच ज्वाइन किया है, तो बेटा लल्ला मुन्ना पिछले लेक्चर्स देख ले। सर कितना कितना आवेश होता है, शुरू के लेक्चर देख ले, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें पढ़ाया हुआ है, कुछ यही आगे पूछते हो तुम लोग। मैं सच में
मैं भूल जाता हूँ, कभी कभी ऐसे 90+ स्कोर आ जाता है ना, तब लोगों में भूल जाता हूँ ये मेरी बच्चे तो नहीं है ना। चलो, हाइड्रोजन एक अधातु है जो हाइड्रोजन क्लोरीन, अच्छा अब देखो अधातु की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, तो मैं हाइड्रोजन गैस है मेरे पास, हाइड्रोजन मेरे पास क्या है, गैस, इसके साथ अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं क्लोरीन की गैस की। ये क्या बना रहा है भैया, हाइड्रोक्लोरिक, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज HCl, विच इज HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। बैलेंस कर लो इस तरीके से, ये हाइड्रोजन, अच्छा वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है बेटा, गैसीय अवस्था में कभी अम्ल नहीं होता है ना, पानी में डालोगे तो अम्ल बनेगा। यह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, याद रखना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ना, इसको अम्ल मत बोल देना कभी। ये अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि जब तक अम्ल नहीं बनता, जब तक वो पानी में डाल के H+ आयन नहीं बनाता। ओके ओके, बहुत शानदार। चल आगे देखते हैं, हाइड्रोजन के अपन सल्फर के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं। तो सल्फर का एक, है ना, सल्फर एक अधातु है जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके एक सह संयोजक हाइड्राइड बनाता है, जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहां पर क्या होता है, H2 गैस प्लस सल्फर क्या बन जाता है, H2S। ये गैस बनती है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमारी क्या होती है, सल्फर ठोस होता है और ये गैस होती है। तो इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा सल्फर, और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा एक बात और मैं बताना भूल गया तुम लोगों को, मैं बताने वाला हूं, मैं तुम लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं, मतलब माइंड मैप्स टाइप, बहुत प्यारे तरीके से, मतलब पूरा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए तुम लोगों का, है ना। मैं खुद बना रहा हूं, मैं खुद नोट्स बना रहा हूं जो तुम लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो टेंशन मतलब, पूरे के पूरे नोट्स तुम लोगों को मिलेंगे इस चैप्टर के, है ना, आने वाले चैप्टर्स के भी। एक बार ये सारी चीजें हो जाए, फिर नोट्स जब तुम लोगों को मिलेंगे तो वो नोट्स को भी तुम लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेना, और एक क्विक रिव्यू लेना और खुद से उसको लिखना, ताकि तुम्हारे खुद के भी नोट्स वैसे बन जाए, है ना। तो मैं बना रहा हूँ, सर बना रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन उस नोट से बाहर नहीं जाएगा, कोई क्वेश्चन तुम्हारे नोट से बाहर नहीं जाएगा, क्लियर है, पक्का। चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं धातुओं के उपयोग की। भाई धातु का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पहली बात, धातु का उपयोग तुम खुद सोच सकते हो ना यार, धातु अगर है ना, धातु अगर है तो धातु के गुण जो होंगे उस हिसाब से उनका उपयोग होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेरे को क्रिकेट खेलना अच्छा आता है ना, तो ये मेरा गुण है, मैं क्रिकेट अच्छा खेल सकता हूं। अब मुझे तुम लोग बोल रहे हो कि एक काम करो सर, आप खाना बना दो, आप खाना बना दो, तो क्या खाना बना पाऊंगा, तुम बोलोगे नहीं, नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है भाई, जो जिसका गुण है वो उस तरीके से। और अब तुम बोलोगे धातु जो होती है वो विद्युत का अच्छा चालक होती है, विद्युत धारा ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, तो तुम धातु के बर्तन बना सकते हो, धातु के वायर्स बना सकते हो विद्युत द्वारा भगाने के लिए, लाइक बहाने के लिए, है ना, प्रवाह करने के लिए। तो सिंपल सी चीज है। तो धातुओं का उपयोग बड़ी संख्या के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, और धातु के कुछ उपयोग जो है वो निम्न दिए गए हैं। पहली बात, है ना, तार बनाने के लिए तांबा और एल्यूमिनियम का धातु का उपयोग किया जाता है। तांबा और एल्यूमिनियम के तार तुम लोगों ने देखे होंगे, इनका उपयोग किया जाता है मोटर्स वगैरह में, तुम लोग देखोगे। फिर धातु अगर अच्छी ऊष्मा की चालक है तो इनका उपयोग अपन किसके लिए करते हैं भाई, बर्तन बनाने के लिए, या कारखाने में, कारखाने के उपकरण बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। फिर धातु जो होती है अच्छी खासी ठोस होती है, तो इनका पुल वगैरह, या फिर बेसिकली हाँ, एक धातु का उपयोग अपन ऐसे भी करते हैं कि भाई लोहे के ऊपर जंग लग रही तो दूसरी धातु का लेपन कर देते हैं अपन। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का उपयोग किया जाता है, जिसको अपन बोला करते हैं गैल्वनीकरण, है ना, लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना। तो लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, गैल्वनीकरण कहलाता है। तो ऐसे ही यूज है भाई। अगला देखते हैं, है ना, क्रोमियम निकल धातुओं का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग और स्टेनलेस स्टील के निर्माण में किया जाता है। बेसिकली एक मेटल पे अपन क्या करते हैं, प्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसको कहा जाता है ना, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है।
थर्मामीटर में भाई पारा धातु का उपयोग किया जाता है, पहले थर्मामीटर आया करते थे ना, इसमें पारा धातु का उपयोग किया जाता है। बहुत शानदार। जो लेड धातु है ना, इसका उपयोग बैटरीज वगैरह बनाने में किया जाता है। एक सेल हुआ करता है जिसको अपन बोला करता है सीसा संचायक सेल। क्या करा करते हैं? सीसा संचायक सेल। तो सीसा क्या होता है मालूम है तुम लोगों को? सीसा को अपन बोला करते हैं लेड। क्या बोला करते हैं? लेड। इसको लेड कंजर्वेटिव बैटरी कहा करते हैं, सीसा संचायक सेल कहा करते हैं। तो तुम लोगों को देखोगे कि बैटरीज वगैरह में इसका उपयोग किया जा रहा है धातु का, है ना। तो एक बार धातु के उपयोग एक बार फिर से देख लेते हैं। तांबा जैसी धातुओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? तांबा जैसी धातु का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तांबा एवं एल्यूमिनियम जैसे धातु का उपयोग विद्युत धारा को संचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? विद्युत धारा को संचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेकंड वन, लोहा एल्यूमिनियम तांबा जैसी धातुओं को हम घरेलू बर्तन वगैरह बनाने में इसका उपयोग करते हैं, है ना। कारखानों की मशीनें बनाने में इसका उपयोग करते हैं। सोना चांदी का उपयोग आभूषण के लिए क्या करते हैं? देखो एक छूट गया तो अपन ने यहाँ पर इसका यूज कर लिया, आभूषण में इसका उपयोग करते हैं। एल्यूमिनियम के वर्क को खाद्य पदार्थ, एल्यूमिनियम फॉइल तुम लोगों ने देखा होगा ना, तो एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है रोटी वगैरह पैक करने के लिए, है ना, खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है। तरल धातु पारे का उपयोग तापमापी के अंदर किया जाता है। तापमापी मतलब जो थर्मामीटर होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है ना। मैं चैट्स ऑन कर रहा हूँ, चैट्स ऑन कर रहा हूँ बहुत प्यारे तरीके से। चल बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं अधातुओं की। अच्छा, हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ होता है भैया? हाइड्रोजन का उपयोग वनस्पति घी, वनस्पति घी वगैरह बनाने में। मैं 4th चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर मैं डिस्कस करूंगा कि वनस्पति घी हम किस तरीके से बनाया करते हैं ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त बनाया करते थे, इसी हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे हम। अमोनिया के निर्माण में इसका उपयोग होता है। अमोनिया अगर बनाना है तुम लोगों को तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अमोनिया के यौगिकों में इसका उपयोग किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है। बेसिकली जो यूरिया होता है, यूरिया होता है, ठीक है, वहां पर भी इसका उपयोग होता है। कार्बन का उपयोग, अब कार्बन का उपयोग में तुम लोग ग्रेफाइट सुना होगा, तो ग्रेफाइट का उपयोग विद्युत अपघटनी सेलों में किया जाता है ना। ग्रेफाइट की रॉड्स का यूज किया जाता है जिसको इलेक्ट्रोड कहा करते हैं। तो इलेक्ट्रोड वगैरह बनाए जाते हैं अपने किसके? ग्रेफाइट के। तुम लोगों ने देखा होगा सेल को फोड़ते होते काली सी रॉड निकलती है, वो ग्रेफाइट की होती है। सेल वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। यह विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम वगैरह का अहम हिस्सा, मतलब कार्बन ही सब कुछ है भैया, है ना। कार्बन ही सब कुछ है। तुम्हारे पास एंजाइम हो, कार्बोहाइड्रेट हो, है ना। बायोलॉजी में भी पूरा कार्बन है, हमारी बॉडी में मैक्सिमम चीज क्या है? कार्बन ही है। नाइट्रोजन का उपयोग किसमें करते हैं अपन? अमोनिया, उर्वरक और नाइट्रिक अम्ल बनाने में किया जाता है। चलो अब बहुत प्यारी सी चीज, अमोनिया क्या होता है भाई? बेसिकली क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स मतलब लाइक हमारे जो जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी के, हाँ, उन सभी में बेसिकली क्या होता है, उनकी अगर ग्रोथ अच्छी करवानी है तो उसके लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादातर तुम देखोगे यूरिया लेकर आओगे या फिर लाइक कोई भी तुम ऐसी खाद वगैरह लेकर आओगे, तो हम यहाँ पर वो देखते हैं कि भाई नाइट्रोजन सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रेजेंट है, तो वहां पर नाइट्रोजन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो अमोनिया हो गया, उर्वरक हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, इन सब में नाइट्रोजन का उपयोग है, ठीक है, बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन के यौगिकों का उपयोग, जैसे अब ये बहुत खतरनाक है, ये बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन और ट्राई नाइट्रोट्राइलुइन के मतलब विस्फोटक के ऊपर में किया जाता है ना। तो टीएनटी सुना है तुम लोगों ने? टीएनटी विस्फोटक, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, क्या बोला करते हैं? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। और देखो इसको याद मत करना, नहीं तुम लोग याद कर लो, है ना, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं। तुम लोग पता है टीएनटी क्या होता है? टीएनटी एक ऐसा होता है कि जो हमारा टोलुइन होता है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि NO2 यहाँ, NO2 यहाँ और NO2 यहाँ, और ये CH3 होता है। ये बेसिकली ये होता है हमारा TNT। ये सर क्या बना दिया? 12th क्लास में आओगे ना, कभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, है ना। ये विस्फोटक होता है, इसको बना मत लेना स्कूल में भाई, बता दोगे, ये TNT होता है ना, ठीक है, TNT होता है ये, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, है ना। तो बेसिकली इसका उपयोग विस्फोटक वगैरह में यूज होता है। TNT सुना होगा तुमने, TNT बम, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। चलो, ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी, है ना, ज्वलन की प्रक्रिया, मतलब ऑक्सीजन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जो है हमारे लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारे जीवन के लिए जरूरी है और ज्वलन प्रक्रियाओं के लिए भी, है ना। मतलब जीवन और ज्वलन प्रक्रियाओं के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। सल्फर का उपयोग कहाँ होता है? सल्फर का उपयोग जो कवकनाशी होता है, जो फंजाई होते हैं उनको हटाने के लिए, है ना, और बारूद बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है सल्फर का, ठीक है, बारूद बनाने में किया जाता है। सल्फर प्रोटीन, प्याज, लहसुन वगैरह में भी पाया जाता है।
क्लोरीन का उपयोग कहाँ होता है? क्लोरीन का उपयोग पानी को साफ करने के लिए, है ना, मतलब पानी को साफ करने के लिए किया जाता है, घावों पर एंटीसेप्टिक के रूप में, और इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फास्फोरस का उपयोग पटाखे वगैरह, मतलब दिवाली में पटाखे वगैरह जलाओगे ना तुम लोग, उसमें फास्फोरस बहुत ज्यादा हो जाता है। चलो देख लेते हैं हम तुम्हारे चैट्स, ठीक है। सो अब डाउट्स देख लेते हैं एक बार, सभी बच्चों के डाउट्स देख लेते हैं। सर HNO3 से मेटल का रिएक्शन होने के बाद H2 क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो HNO3 जो होता है बेटा, वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है। HNO3 क्या है भैया? एक प्रबल ऑक्सीकारक है। एक क्या है? एक प्रबल, अच्छा ये शुरुआत की स्लाइड में पूछ रहा है, वो शुरुआत की स्लाइड में पूछ रहा है, कुछ नहीं, लेक्चर शुरू ही नहीं हुआ। तो वो बेटा एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो क्या कर देता है, हाइड्रोजन को भी ऑक्सीकृत कर देता है, तो वो H2 को H2O में परिवर्तित कर देता है। सर किसमें कितना आवेश होता है, ये कैसे पता करेंगे सर? बेटा पिछले जो शुरुआत के लेक्चर्स है ना, वो अगर तुम लोग देखोगे, पहला चैप्टर ही पढ़ाया है ना, तो मैंने बताया था बेसिक्स, है ना, बेसिक्स पढ़ाया है, या यूट्यूब पर सर्च कर लेना बैक टू बेसिक्स बाय पंकज बोरासी, तो वहां पर ये सब बताया हुआ है। यूट्यूब पर नहीं, बैच की शुरुआत क्लास देख लो यार, सब बताया हुआ है। संयोजकता क्या होता है सर, बता दीजिए कैसे निकालते हैं, शुरुआत के लेक्चर ही नहीं देखे सने यार, ये अलग ही है यार। यार ऐसे क्यों डिसअपॉइंट फील करवाते हो यार, ऐसे कैसे पता फील करवाते हो तुम लोग? ये क्या पढ़ाया हुआ है, किसके ऊपर कितना आवेश है, ये किसने बताया है? हाँ, ये किसने बताया है? शुरुआत के लेक्चर है ना। ये शुरुआत के लेक्चर है ना। ये किसने पढ़ाया भाई? संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता, ये किसने पढ़ाया है? फर्स्ट लेक्चर ही देख लो भाई, मुंह उठा के इधर आ गया डायरेक्ट। यार बुरा लगता है भाई, मेरे को बहुत बुरा लगता है। संयोजकता क्या होता है बताइए, मुजफ्फर लगाओ इसको, मुजफ्फर हसन को लगाओ, फोन लगाओ इसको, इसको फोन लगाओ, सब बताया है। सर पढ़ाई में मन कैसे लगा है, आज यूट्यूब पे वीडियो डाला है मेरा, पता है, देख लेना। सर सिक्स का हिंदी मतलब क्या होता है? छक्का, लव शुक्ला, छक्का, ठीक है, सिक्स होता है, छह। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए ये स्लाइड, कर देते हैं, नीरज पुरी गोस्वामी। बेटा सल्फर प्लस O2, अच्छा इसको देखो ना, हमने क्या करा, पानी डाला, H2O की जब रिएक्शन होती है ना, जल की रिएक्शन होती है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो ऐसी होती है, हाइड्रोजन का अपन सामने रख दो और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन दे दो, तो H2SO3 बनेगा। ये ट्रिक है इनकी रिएक्शंस को याद करने की, ये बताया था। यहाँ सल्फ्यूरस अम्ल बनता था, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरस अम्ल बनाता था, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता था, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस अम्ल बनाता था। सर बॉक्साइड का अयस्क एल्यूमिनियम है या एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है? एल्यूमिनियम का अयस्क जो है वो बॉक्साइड है। सर समझ नहीं आया, अरे भाई चार्जिंग वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, चार्जिंग वाला टॉपिक मतलब, अच्छा मतलब किसके ऊपर कितना आवेश होता है बेटा, इनके फॉर्मूलेस वगैरह लिखना है। अब देखो जिंक जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, तो जिंक क्लोराइड तो बनेगा। अब उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, तो क्या होता है कि जो Zn के ऊपर आवेश होता है वो +2 होता है, और Cl के ऊपर आवेश होता है वो -2 होता है, तो क्या, सॉरी हाँ, -1 होता है। क्या कर दिया मैंने, गलती कर दी भाई, कहाँ गया? हाँ, यही था ना, अच्छा ये है, तो जो इसके ऊपर जो आवेश होता है, इसके ऊपर जो आवेश होता है ना, ये होता है -1, कितना होता है, -1। तो जब अपन 1 को इधर लिखते हैं तो ये बन जाता है Zn,
और 2 को इधर लगते तो हो जाता Cl2, तो ZnCl2 अपने बना दिया, सिंपल सी। ऐसे बनता है बेटा, ऐसे बनता है। चल, बहुत शानदार, यही चीज होना चाहिए। सर गैस पेपर कौन सा ले, ये देख ले यार, अरे यार भाई मत कर यार भाई, मत परेशान, शुरुआत में बोल दिया तेरे, मत परेशान मत कर। रिसेंट आउट में जाऊं, ओके ओके ओके। सर हर लोग बूस्टर को लेना चाहिए। सर हर हम लोगों को बोर्ड बूस्टर लेना चाहिए अगर तेरा बैकलॉग नहीं है, अगर तेरा बैकलॉग नहीं है, सारी चीजें स्मूथ चल रही हैं, पूरे नोट्स अच्छे से बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लाइक इस बैच में कोई दिक्कत नहीं है तेरे को, तो फिर तू मत ले, कोई दिक्कत नहीं, ये बेस्ट है फिर, उड़ान हिंदी बेस्ट है फिर। सर नॉन मेटल कौन है, कैसे पता करेंगे बता दीजिएगा। फर्स्ट सर किसे के ऐसे काम दिख तो हो तो करा प्लीज का बता बाला दीजिए, क्या पता क्या बोल रहा है। सर बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें, नोट्स बैकलॉग बहुत है क्या, क्या करूं। अब ले लो उड़ान बेस्टर, उड़ान बोर्ड बूस्टर, फिर ले सकते हो उड़ान बोर्ड बूस्टर फातिमा, 899 में मिल रहा है अब, सस्ता है, इतना भी नहीं है भाई कि तुम लोग साले रोज, अब मैं सॉरी सॉरी ऐसी वर्ड यूज करने लगा। हाँ, रोज रोज है ना, रोज तुम लोग 10 15 20 25 रुपए 50 रुपए 100 रुपए की टॉफी खा जाते हो, 899 में तुम लोगों को ऐसा लग रहा है। चलो बहुत शानदार, तो दैट वाज लाइक ये था। अब कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो, अब कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो। ओनली 10 रुपए सर। चलो चलो चलो, तो मैं लूंगा विदा आप सभी से, है ना, आप सभी से विदा लूंगा, ठीक है। और मस्त मिलते हैं आप, है ना, अगले लेक्चर में, ठीक है। सर एटम बॉम्ब कैसे बनाए, अच्छा मैं अभी दिवाली पे है ना घर जा रहा हूँ, तो घर पे जाकर मैं चीजें बनाऊंगा, मस्त मस्त, ठीक है। हाँ 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 मस्त बनाऊंगा, मतलब लाइक पटाखे वाली कुछ खतरनाक, कुछ क्रिंज करूंगा मैं, ठीक है। तो चैनल वगैरह पे भी डालूंगा मैं, है ना, ट्राई करेंगे चैनल वगैरह पे, अपना यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। मैं खुद नोट्स बना रहा हूँ, तुम लोगों के लिए बेस्ट बना रहा हूँ, बेस्ट एंड बेस्ट। सर सॉन्ग सुना दो, सॉन्ग नहीं यार, शायरी सुन लो, आज गला दर्द कर रहा बहुत, अभी रिकॉर्डिंग करनी है 2 3 घंटे, तुम्हें क्या पता। शायरी चलेगी, कैसी शायरी, मोटिवेशन या फिर लाइक नसकटे वाली। एक लास्ट टाइम मैंने लास्ट ईयर बोली थी नसकटे आशिक वाली, थोड़ी सी वायरल हो गई थी वो। ये देखो ये देखो, चलो सुनाते हैं। तो केस ये है ना, कि लाइक ठीक है, अच्छा, अरे आहा हा, नस कटी आहा हा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई एक ये है कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, यह हंगामा बर्पा क्यों करें हम, ये काफी है कि हम दोस्त नहीं हैं, यह वफादारी का सौदा क्यों करें हम। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय बाय बच्चों।